हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट आईएएस पीसीएस। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे कल कंडक्ट हुआ 70th बीपीएससी एग्जाम आपके लिए एक गाइडिंग लाइट बन सकता है आपके नेक्स्ट वीक होने वाले यूपी पीसीएस 2024 एग्जामिनेशन के लिए। बिहार में आए क्वेश्चंस को एनालाइज करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आप इस पेपर से क्या सीख सकते हैं और कैसे आप उसी अकॉर्डिंग अपने अगले 7-8 दिन एक सही डायरेक्शन में स्ट्रेटजाइज करके एग्जाम में इजीली एक्सेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं कि बीपीएससी का जो कल प्रीलिम्स हुआ है उससे हमारे पास सीखने को क्या क्या है। मैं आगे क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा, मगर पहले मैं आपको बता दूं इस पेपर को ऑब्जर्व करते वक्त जो हमारी टीम ने देखा वो ये पाया कि एक बार फिर से यही साबित हुआ कि स्टैटिक इज़ द किंग। हम तरह तरह की रिसोर्सेज के पीछे भागते रहते हैं, खास करके एग्ज़ाम के लास्ट दिनों में, कि हमें ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, सब ढूंढते रहते हैं, मगर एक्चुअली जो कोर स्टैटिक है इस चक्कर में उसको रिवाइज नहीं करते अगेन एंड अगेन। मल्टीपल टाइम इसको रिवाइज करना इज़ फार बेटर दैन इधर उधर रिसोर्सेज को ढूंढ के बॉक्साइट के तीसरे नंबर के स्टेट कौन सा है, ये सब चीज़ें ढूंढना बंद करो। सिर्फ जो कोर स्टैटिक है उसको रिवाइज करो और कैसे वही स्टैटिक किंग है ये चीज़ साबित हुई कल। दूसरी चीज़ साबित हुई कि PYQ इज़ मस्ट। कितने क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एज इट इज़ PYQs उठा के डाल दिए गए थे बीपीएससी में, और यूपी पीसीएस में भी ये सेम पैटर्न रिपीट होने वाला है। अगेन आई एम टेलिंग यू दीज टू पेपर्स आर द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर एवरी ईयर। आप घटना चक्र में भी देखते होंगे इनके क्वेश्चन आपस में बहुत मैच होते हैं। तो ऐसा है कि यूपी पीसीएस जो है ना कहीं यूपीएससी और बीपीएससी इन दोनों के बीच में इसका लेवल लाई करता है। तो आप समझ लो कि बहुत मैच करता है ये इन दोनों पेपर से। तो जो यूपी पीसीएस का समझ लो ये एक तरह से आपको ट्रेलर दिखाया गया है बीपीएससी में। तो पीवाईक्यू को जिस तरह रिपीट हुए बीपीएससी में, हर साल यूपी पीसीएस में उसी तरह पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। आपने हमारा अगर प्रीवियस वीडियो देखा हो पीवाईक्यू एनालिसिस के ऊपर तो आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस में भी पीवाईक्यू का कितना बड़ा रोल है, कितना अहम रोल है। वैसे ही करंट अफेयर्स की बात करें तो बिल्कुल सिंपल करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे ना, बिल्कुल वो पूछे गए हैं एज इट इज़ आई दृष्टि से। और जिसने हमारा कंपाइलेशन पढ़ा है उसको ही पता चला होगा कि कंपाइलेशन के बियॉन्ड शायद ही 3-4 क्वेश्चन गए हों, सब कुछ उसी कंपाइलेशन से आया है। ठीक है, और उस कंपाइलेशन का ऐसा भी नहीं कि हमने आपको 1000 पेज प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, कुछ 101 पन्नों का वो डॉक्यूमेंट है, उसको पढ़ के आप कितना कुछ कर सकते थे एग्जाम में और अभी भी कर सकते हो यूपी पीसीएस में। ठीक है, खैर ये जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चंस नहीं थे, फैक्चुअल नहीं थे, मगर उतने क्वेश्चंस इजी भी थे जिनसे आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाता। क्वेश्चन समझ रहे हो, स्टैटिक के और पीवाईक्यू के करंट के इजी क्वेश्चंस इतने थे, 100 क्वेश्चंस तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि वो इतने डुएबल थे कि उनको गलत करना आप एग्ज़ाम हॉल में अफोर्ड कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये एग्ज़ाम अल्टीमेटली उसी का है कि जो ईजी क्वेश्चन गलत ना करे। और ईजी क्वेश्चंस एग्जाम में अगर 100 स्टैटिक, करंट अफेयर और पीवाईक्यू मिला के हो गए तो इस एग्ज़ाम में बीपीएससी वाले में सेम पेपर में मैथ्स रीजनिंग भी थी, बिहार जीके भी था, कट ऑफ इजीली क्वालिफाई कर जाता अगर कोई प्रेशर में ना आके लास्ट में सिर्फ इन चीज़ों को रिवाइज करता तो। ठीक है, और लास्ट में दिखाएंगे कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन तीनों को एनालाइज करते हुए अपने आखिरी के 7-8 दिन आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं अपना एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्यों बोल रहा हूँ स्टैटिक इज़ द किंग। हम बार बार आपको बोलते हैं स्टैटिक के बेसिक चीज़ें पढ़ो, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो, एग्जामिनेशन हॉल में आप डर के मारे जाते हो, प्रेशर में रहते हो, इस वजह से ना आपको टफ चीज़ें बीच बीच में घुसा देते हैं, एग्जामिनर बीच बीच में टफ क्वेश्चन घुसा देते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको डर बढ़ाने के लिए, सिर्फ आपका प्रेशर बढ़ाने के लिए। लेकिन उन्हीं टफ क्वेश्चंस के बीच में ये स्टैटिक वाले इजी क्वेश्चन छुपे होते हैं। अगर आप पहले उनको टारगेट कर लो ना तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चला जाएगा। आइए दिखाता हूँ क्या है वो स्टैटिक क्वेश्चंस। देखिए, शुरू करते हैं। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज सिक्रेटेड बाय स्टमक। बताओ, ये नहीं पता आपको? कितना सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है HCl निकलता है। ठीक है, और देखो, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पूछी है और उसमें दे दिया रेडियो एक्टिविटी। बताओ, वो एटम की बात है, रेडियो एक्टिविटी तो रदरफोर्ड की थी। तो आप देख रहे हो कितने सिंपल क्वेश्चन, जिसने बेसिक भी केमिस्ट्री पढ़ी है, ठीक है, फिजिक्स पढ़ी है, न्यूक्लियर फिजिक्स, वो एक क्वेश्चन इजीली कर लेता। ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन है। ठीक है, और पीवाईक्यू में 10 बार रिपीटेड है, यूपी पीसीएस में भी, बीपीएससी में, ये सब। ठीक है, अब देखो, ये हीट ट्रांसफ़र,
हीट ट्रांसफर डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, ठीक है। किस, अब देखो रिफ्लेक्शन में क्या मीडियम नहीं चाहिए, कंडक्शन में क्या मीडियम नहीं चाहिए, रेडिएशन ही एक ऐसा है जिसमें मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन, देख रहे हो कितना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। अब ये देखो, विच टाइप ऑफ रॉक इज फॉर्म्ड फ्रॉम कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, बताओ। अब ये नहीं पता, एग्जाम के एक हफ्ते पहले आप, मतलब किसी ने लास्ट के एक हफ्ते पढ़ाई भी नहीं की हो ना बीपीएससी में, तो वो भी ये क्वेश्चन कर लेता जिसने एक बार भी सीरियसली स्टैटिक पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। और लास्ट टाइम पे इतना प्रेशर आप लोग लेते हो, क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे। देखो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द सुटेबल कंडीशंस फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ये सिंपल सिंपल जो है केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कि लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर रखोगे तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी। जिसने भी एक ढंग से घटना चक्र भी पढ़ी है ना, वो भी इस क्वेश्चन को कर लेता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेपर में टफ क्वेश्चंस नहीं थे, पेपर में कुछ बहुत टफ और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी थे, मगर उनसे घबराना नहीं है। मेरा इस लेक्चर को बनाने का ये मतलब है, उन क्वेश्चंस को देख के ये क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। इसलिए लास्ट के एक वीक में उन क्वेश्चंस के पीछे भागने की बजाय आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करो, इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करो। ये मेरा एनालिसिस का मतलब है, ठीक है। देखो और दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, हु वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज ए मॉडल फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बताओ स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने पहले प्रपोज किया था, सिंपल, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या रोल है फोटोसिंथेसिस में, पूछ रहा है। और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हो कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। और देखिए, ये देखिए, फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा होता है, सिंपल से क्वेश्चन ब्लड से। ये देखो, बिहार का ड्रेनेज सिस्टम पूछ लिया है, सिंपल, जिसने बिहार जी के जरा सी पढ़ी होगी तुरंत हो गया होगा। देखिए 42nd अमेंडमेंट के बारे में पूछ लिया है, कौन सा प्रियम्बल में वर्ड ऐड हुए थे, बताइए। इतने सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ लिया है। और देखो, डू और डाई का नारा किसने दिया है। अब ये सब क्वेश्चन बताइए, आप गलत करना एफर्ट कर सकते हो एग्जाम में, बिल्कुल नहीं। ये पूछ लिया, डिफरेंट कौन सी रिवर है इनमें से, बताओ इनमें से कौन सी वेस्ट फ्लोइंग है, कौन सी ईस्ट फ्लोइंग है। एक नर्मदा ही है जो वेस्ट फ्लोइंग है, तो डिफरेंट नहीं हो गए, ऊपर से रिफ्ट वैली में बहती है। तो देख रहे हो कि अब ये देखिए, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मेट्रोइड, मेटोर, इन सब में डिफरेंस, ये क्वेश्चन घटना चक्र में कितनी बार आ चुके हैं। तो ये जो कोर स्टैटिक है ना, इसी के पीछे भागो अभी। फराजी मूवमेंट कितना मैंने याद करवाया आपको अपनी वीडियो में, फराजी है जी, फर्जी है जी, फर्जी है जी, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि ये क्वेश्चन एज इट इज़ आ गए हैं। एलिमेंट्री क्लाल, ये बाइल कहाँ जाता है, लीवर से बाइल कहाँ जाता है, सबको पता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल, इस समय इन सब चीज़ों में फोकस करो लास्ट डेज में। बायो जो इंपॉर्टेंट जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे। नेशनल फ्लैग डे कब अडॉप्ट किया गया, बताओ, नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया। अब जिसने ये पॉलिटी पढ़ी है वो इजीली बता देगा, ठीक है, 22 जुलाई। अच्छा, अंडर रॉयल टैक्टिक्स एक्ट क्वीन को कब एम्प्रेस बनाया गया इंडिया का, बताइए। कितने सिंपल क्वेश्चन है। जायद क्रॉप कौन सी है इनमें से। रामकृष्ण मिशन कब किसने फॉर्म किया, बताओ। ये भी नहीं पता होगा तो क्या करोगे एग्जाम में। चेरा डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन आया, अब बताओ। किसको नहीं पता कि नंदा डायनेस्टी आई थी। देख रहे हैं ये क्वेश्चंस, आप पता है बहुत लोगों ने इन क्वेश्चंस को प्रेशर में आके गलत कर दिया होगा, क्यों, क्योंकि बीच में टफ क्वेश्चन थे, ऊपर से एग्जाम को इतना बड़ा कुछ समझ लेते हो आप कि अरे अब नहीं हुआ तो पूरा साल वेस्ट होगा। ये सब सोचने का वक्त अभी नहीं है, अभी टाइम है मल्टीपल रिविजन करने का अपने सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स को। एटलीस्ट एग्जाम के पहले 2 बार सारे स्टैटिक के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना उनको रिवाइज कर डालो, ठीक है। और देखो, ये देखिए, आजीविका सेक्ट के बारे में पूछ लिया है, सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने कैपिटल दिल्ली कब शिफ्ट करी थी, बताइए। स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पूछ लिया, ठीक है। और देखो, ये तो देख ही लिया हमने। ये देखिए, पंचायती राज का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, एक सेकेंड, देख रहे हैं 243J पंचायत, ये आर्टिकल्स कितने इंपॉर्टेंट है, पंचायत वाले कितनी बार बोला है, इनको अच्छे से याद कर लो सबको, ठीक है। ये देखिए, इंडियन ओपिनियन बंगाली, अब आपको नहीं पता ये किसने लिखा है, ठीक है। कोरोंडम, और ये पूछ लिया इंपॉर्टेंट ओर्स, कोरोंडम क्रायोलाइट किसके हैं, सबको पता है एल्यूमिनियम के हैं। जिसने भी अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी है, एक बार घटना चक्र भी पढ़ी है, या स्टैटिक कहीं से भी पढ़ा, लूसेंट पढ़ा है, कुछ भी पढ़ा है। इनफैक्ट जो हमारे यूट्यूब पे सर के वीडियोस पढ़े घटना चक्र के ना, तो उसमें लोगों के बहुत कमेंट्स आते हैं कि आपने ये छुड़वा दिया, वो छुड़वा दिया। सब कुछ नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ के आपके ब्रेन में वो रह ही नहीं पाएगा। वो पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है और उसको बार बार रिवाइज करो, ये सीक्रेट फंडा है सक्सेस का। इंपॉर्टेंट पढ़ो और उसको रिवाइज करो, एग्ज़ाम निकल जाएगा। इतना क्यों भागना है चीज़ों के पीछे, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिखाया कैसे स्टैटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे स्टैटिक इज स्टिल द किंग, सिंपल स्टैटिक क्वेश्चंस आ रहे हैं।
अब मैं आपको कुछ PYQs जो एज इट इज़ BPSC में आए हुए थे, ये PYQs एज इट इज़ रिपीट हुए हैं, ठीक है। BPSC में आए हुए थे ये क्वेश्चन कि पहला ये UPPCS में इनफैक्ट आए हुए हैं कितनी बार। अब US में टेक्नोपोलिस वाली जगह कौन सी है? टेक्नोलॉजी वाली, सिलिकॉन वैली, सबको पता है, ठीक है। कौन सा ऐसा लोकसभा स्पीकर था जो इलेक्शन प्रेसिडेंट बनने से पहले लोकसभा का स्पीकर था, ठीक है। ये सब सिंपल से क्वेश्चन देखिए। और ये रिवर सीन के किनारे कौन सी नदी है, ठीक है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन देख लो। छाछनामा किसने ट्रांसलेट करी थी? और ये देखिए मराठास के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स और डिपार्टमेंट्स, ठीक है। ये रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी कब अपॉइंट हुआ था, उसके चेयरमैन कौन थे, ठीक है। ये देखिए। और देखो ये साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, कब कौन से अमेंडमेंट से ये 15% किया गया था, रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। तो देख रहे हो ये PYQ एज इट इज़ रिपीट हुए हैं। जिसमें PYQ अच्छे से पढ़ा होगा वो इन क्वेश्चंस को मतलब डायरेक्टली बिना आधे 30 सेकंड में सॉल्व कर देता, क्योंकि बार बार पूछेगा। ये ओडोमीटर वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो अब बताओ टेस्ट में भी कितनी बार पूछते हैं। अब आपको दिखाता हूँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कि करंट अफेयर्स के कितने सिंपल क्वेश्चंस आए थे। जिसने हमारा CSE ढंग से किया होगा ना, 4-5 क्वेश्चन छोड़ के उसके बियॉन्ड आया ही नहीं है। और प्लस सर की जो आई हिस्ट्री की वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, वो भी जिसने देखी है उसके बियॉन्ड नहीं गया है, ठीक है। अच्छा ये देखो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। ये नहीं पता कौन से अमेंडमेंट से किया गया है, अभी जो 2 सीट्स थी वो हटा दी गई हैं। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ इसी पेपर में, BPSC वाले कल वाले पेपर में ही ये क्वेश्चन 2 बार अलग अलग तरह से रिपीट हुआ है। एक बार करंट में पूछा और एक बार पूछा है कि हटाई गई हैं या नहीं हटाई गई हैं, ऐसा कुछ करके। तो देख लो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। और ये देखिए इसमें पूछा गया है कौन सा ऑयल सीड्स इसमें आत्मनिर्भर भारत में सेल्फ रिलायंस के लिए गोल में नहीं है। तो इसमें देखो इन सब में थोड़ा डिफरेंट कोकोनट ही लग रहा है, लॉजिक से भी सॉल्व हो सकते थे ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ करंट अफेयर्स के कितने सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये देखिए जो मैं बोलता हूँ ना कि जो अभी करंट में इस साल जो एटलीस्ट अपॉइंट हुए हैं किसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज में PM प्रेसिडेंट, उनको तो याद ही कर लो, ठीक है। तो ये देखिए पूछ लिया था कुवैत का प्राइम मिनिस्टर न्यू कौन था, ठीक है, पूछ लिया था डायरेक्ट। बिहार की GDP एग्रीकल्चर की पूछ लिया डायरेक्ट के डायरेक्ट एज इट इज़, ठीक है। WTO में 30th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी बताओ, डायरेक्ट ISHT से क्वेश्चन आ गया। ये देखिए आई हैव द स्ट्रीट कितनी बार इसको हमारे CSE में भी है ये और आई दृष्टि में भी है। तो जहाँ से पढ़ना है पढ़ लो इसको, बस लास्ट टाइम पे पढ़ लो इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। और देखो नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ठीक है। और ये देखिए क्वेश्चंस ऐसे ही आपको और दिखाता हूँ। देखो लॉजिक से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है ये बताता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2024 जो कि 23 जून को हुआ, उसकी थीम पूछ ली है इन्होंने, ठीक है। अब इस साल ओलंपिक इतने हुए, पेरिस ओलंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स हुए, तो आपसे इन्होंने वो सब ना पूछ के क्या पूछा है कि ओलंपिक डे जो 23 जून को होता है उसकी थीम क्या थी। अब ये क्वेश्चन देख के बहुत लोग डर गए होंगे जिसने थीम नहीं पता होगी, बट इसमें ध्यान से अगर देखो तो इसमें देखो 2 लॉजिक लगते हैं। एक तो ये लॉजिक लगता है कि जो 2 सिमिलर तरह के हो ना उनमें से ही एक आंसर होता है। लेट्स मूव यहाँ भी है, लेट्स मूव यहाँ भी है, तो इन दोनों में से ही कोई एक होगा। तो इन दोनों को तो आपको देख के ही कर देना चाहिए था, ठीक है। और दूसरी चीज़ दूसरा लॉजिक लगाओ अगर तो ये भी देख लो कि ओलंपिक की बात हो रही है तो ओलंपिक में टुगेदर फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, ये तो स्पोर्ट्स रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट लग नहीं रहा है। दूसरा मूव लर्न डिस्कवर्ड टुगेदर फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या लर्न और डिस्कवर क्या करना है आपको स्पोर्ट्स में, ठीक है। तो सिंपल से याद रखो कि लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये इसकी थीम है। और अगर वैसे 50-50 कर लेते तो इन दोनों में आपको यही बेटर लगता है कि लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। तो ये थोड़ा दिमाग भी लगाओगे ना एग्जाम में, और ये दिमाग तभी लगेगा अगर आपका माइंड एग्जाम डे पे काम होगा। अगर अभी से टेंशन लेना शुरू कर दोगे ना तो ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूँ ये भी नहीं लगा पाओगे। इसलिए लास्ट 1 वीक में पढ़ाई के साथ साथ कैसे आपको काम रहना है इस पर बहुत फोकस करो। डू मेडिटेट, डू एक्सरसाइज, जो करना है करो, बट खुद को काम रखो, डरो मत। सिंपल सा फंडा है कि डरो बिल्कुल मत, एग्जाम से कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम जैसे आपका 6th क्लास में होता था ना, उस तरह से समझ के इसको दो, खुशी खुशी जाते थे एग्जाम देने, ठीक है। हैप्पी होके जाओ एग्जाम देने, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ये देखिए टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कौन है पूछ लिया, बताओ। अभी जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का तो उससे कुछ नहीं पूछा, ये पूछ लिया कि जो सीनियर सिटीजन्स को पोस्टल बैलेट दिए थे ना, 85 ईयर्स के सिटीजन्स को अलाउ किया था पोस्टल बैलेट, वो पूछ लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अफेयर्स में इतनी बार आपने पढ़ा होगा। अमन सहरावत किस वेट कैटेगरी से खेले थे, ये पूछ लिया डायरेक्ट, ठीक है। अब ये देखिए आप कि इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स इन 2023। अब ये देखो इसमें भी लॉजिक लगेगा। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है तो इंडिया अगर 10th नंबर पे होता है, 15 नंबर पे होता तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बिल्कुल नहीं आता। 2nd या 4th पे होगा। यहाँ पे वो लॉजिक भी लग रहा है कि 2nd और 4th एकदम करीबी मामला है, तो इन दोनों में से ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम में दिमाग भी लगा सकते हो थोड़ा सा।
अब ये देखिए मेन सिंगल फ्रेंच ओपन टेनिस, हमारे जो नॉकआउट सीरीज़ का क्वेश्चन है ये डायरेक्ट सर ने बताया था, ठीक है। और देखो सेक्टर रिसीव द हाईएस्ट एलोकेशन बिहार बजट, जिसने पढ़ा होगा वो ये क्वेश्चन इजीली कर लेता। मतलब मैं थीम बता रहा हूँ करंट अफेयर्स में कि वही सिंपल रिपीटेड थीम आती हैं, ठीक है। ये देखो कोजी खोड़े वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो हर एग्जाम में लग रहा है कितना फेवरेट हो गया, हो सकता है आपके यूपी वाले एग्जाम में भी एज इट इज आ जाए। पायल कपाड़िया की ऑल वी इमेजिन इज लाइट साल भर से कितना न्यूज़ बना रही है, ठीक है। तो ये जो गलत करके आएगा फिर वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि मैं पास होऊंगा एग्ज़ाम, ठीक है। अब आप लास्ट टाइम पे ये पता करने भाग रहे हो कि भैया कॉफ़ी में इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है। अरे भैया पहले फर्स्ट लार्जेस्ट तो याद कर लो, फर्स्ट लार्जेस्ट याद करके जाओ, वही बहुत है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पे भागो मत, जो स्टैटिक है उस पर ध्यान दो, पहले स्टैटिक चीज़ों पे ध्यान दो ज़्यादा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज, ठीक है। ये आई दृष्टि में एज इट इज़ दिया हुआ है, ठीक है, और हमारे सीएसी में भी दिया हुआ है। तो देखो इसमें कैसे करना है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और सर्विसेज इनका पूछा गया था, ठीक है। अब इनमें आपको सब ये तो पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा, सर्विस सबसे ज़्यादा होगा सर्विस का, ठीक है। सॉरी जीवीए में मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देख लो इसमें यही बोला है ना। तो ये देखिए इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, सर्विसेज का सबसे ज़्यादा होता है तो 54%। अगर किसी आपको सिर्फ ये भी याद होता ना 54%, तो मतलब देख रहे हो कोई क्लोज नहीं है इसके, तीनों के ना भी याद करके इसी एक के याद कर लो, तो इतना भी एग्जामिनर नहीं है कि वो बिल्कुल ही आपको पास पास दे देगा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ 54 याद होता तो भी आप ये दोनों कर लेते। तो इस तरह से याद रखना है इसको, चीज़ों को कैसे पढ़ना है ये भी देख लो। अब शोम्पेन ट्राइब का पूछ लिया, अब इसमें इतना लंबा दिया है कि किसको वोट डालने का हक मिला या किसने वोट डाला, बट आपको सिंपल बताओ शोम्पेन ट्राइब कहाँ है, अंडमान निकोबार में, तो ये क्वेश्चन हो जाता, ठीक है। अब ये देखिए ये भी क्वेश्चन लॉजिक से कैसे सॉल्व हो जाता, ये देखो रुचिरा कंबोज, रुचिरा कंबोज को क्या अपॉइंट किया गया है, एम्बेसडर टू यूएन। अब इन सारे ऑप्शंस में यूएन कहाँ दिख रहा है आपको, इसमें दिख रहा है ना। ऐसे कई बार कीवर्ड देख के बस 30 सेकंड में मार दिया करो, वो क्वेश्चन सही होने ही होने हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन डाले गए हैं, ये क्वेश्चन डालने का मतलब ही है कि आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाने के लिए डाले गए हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को छोड़ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने देखा कैसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल और रिपीटेड थीम पे आए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपको लॉजिक का दिखाता हूँ मैं, ये देखिए विकसित भारत, विकसित भारत की बात हो रही है, ठीक है। विकसित भारत में क्या पूछा गया है कि कौन सा विकसित भारत की बजट की प्रायोरिटीज़ में नहीं है। तो आप देखो एनर्जी सिक्योरिटी होगा ही होगा, विकसित भारत मतलब हम 2047 की बात कर रहे हैं ना। विकसित भारत हमें कब तक बनाना है, 2047 तक बनाना है। तो तब तक हमें एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए होगी, प्रोडक्टिविटी चाहिए होगी एग्रीकल्चर में, एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, स्किल चाहिए होगी, तभी तो हम विकसित भारत बन पाएंगे, ठीक है। अब लेकिन बहुत से लोगों ने इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट मार दी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका आंसर है वैसे, क्योंकि पूछा गया है नो, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने इनमें से कोई मार दिया होगा, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप सोचो ना, इसका गोल तो हमारा 2030 तक का है, ये विकसित भारत में कहाँ से आ गया। तो ये तो ऑलरेडी एसडीजीज हमारे डिसाइडेड है कब तक कंप्लीट करने में, 2030 तक। तो ये इस तरह से थोड़ा लॉजिक लगाते हैं एग्जाम में, अगर आपका माइंड काम होता तो आप कर ले जाते इन क्वेश्चन को ईजिली, ठीक है। तो ये मैं समझा रहा हूँ कि थोड़ा सा समझो चीज़ों को, कि जितना आप चीज़ों से डर रहे हो ना अभी, उतना डरने की ज़रूरत है नहीं। खैर चलो ये हो गया करंट अफेयर्स। और देखो कुछ भी वाईक्यूज़ के क्वेश्चन दिखाता हूँ कितने इजी पूछे गए, तो ये भी एज इट इज़। अब बताओ जिसने भी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, उसको ये नहीं बताएगा आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है इंडिया में, ठीक है। ये बताओ कौन कौन से स्टेट्स में रिजर्व ऑफ कोल है, ठीक है। या ये देखिए आयरन ओर, आयरन ओर क्या है, आयरन ओर कौन सा है इनमें से बताओ, किसको नहीं पता है। और ये देखिए बिहार में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, जिसमें भी बिहार सेंसस पढ़ा होगा, वो ये दोनों सेक्स रेशियो पूछ लिया बिहार का। तो थीम्स देख रहे हो आप, थीम्स वही हैं जो साल दर साल पूछी जाती हैं। आप हर साल सोचते हो कि इस बार ऐसा पूछ लिया तो क्या होगा, इस बार कुछ वैसा पूछ लिया तो क्या होगा। तो डरना नहीं है एग्ज़ाम से। आप देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको दिखाए, ये सब रिपीटेड हैं, ये सब मल्टीपल एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं सब के सब, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं था, बस करंट अफेयर्स भी रिपीटेड थीम पे पूछ रहा है। वही बजट, वही सिंपल सा जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, वही चीज़ें, सिर्फ बहुत फेमस अवार्ड्स, बहुत फेमस ऑथर्स और बहुत फेमस स्पोर्ट्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भागो मत, ठीक है, कि लास्ट में आप कहीं जाके 1200 पन्नों की पीडीएफ ढूंढ रहे हो, ठीक है, कोई 400 पेज की जाके मैगजीन ले रहा है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो अभी। अभी चुपचाप जाके जो आपने पढ़ा है ऑलरेडी उसको बार बार जितनी बार रिवाइज़ कर सको, आखिरी सांस तक एग्ज़ाम के पहले रिवाइज़ करते रहो, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली आप करना क्या है आपको इन दिनों में, ठीक है। देखिए अभी आपको 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अगले 7-8 दिनों तक आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपके जो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं ना,
श्योर शॉर्ट टॉपिक्स आपने जहाँ से भी पढ़े हैं उनको मल्टीपल रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन ऑफ श्योर शॉर्ट टॉपिक्स, ठीक है। अब ये श्योर शॉर्ट टॉपिक आप हमारे श्योर शॉर्ट सीरीज़ तो देख लो यूट्यूब पे, ठीक है। श्योर शॉर्ट सीरीज़ में हमने सिर्फ वही टॉपिक्स डाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो हमने डाला है उसमें, वो आप मतलब उसको रिवाइज कर लोगे ना तो बता रहा हूँ ये जो क्वेश्चन हैं सब उसी से आए हुए हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो उस सीरीज़ में ना हो। हमने चुन चुन के आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें सेलेक्ट किए हैं कि वो टॉपिक्स जो आपको याद भी नहीं होते और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ें हमने उसमें डाली हैं, तो उनको देखो या फिर कहीं से भी जहाँ से भी आपको ये श्योर शॉर्ट जो PYQs में रिपीटेड पैटर्न है, घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र, वो चीज़ें बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है आपको, PYQ को जितनी बार यूपी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, यूपी के खास करके, अब लास्ट के एक दिन में बाकी स्टेट से मत ही देखो, यूपी के सारे क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स देख डालो, उनके आंसर्स आपकी ज़ुबान पर रटे होने चाहिए, ठीक है। मतलब 20-25 बार रिवाइज कर डालो यूपी के सारे क्वेश्चंस को। मैं तो कहता हूँ जब मौका मिले, खाना खा रहे हो या कुछ बना रहे हो, कहीं बाहर घूमने गए हो, कान में लगे रहे यूपी क्वेश्चन, यूपी के PYQ सुन रहे हो, कहीं से भी सुनो, ठीक है। देखते रहो, कहीं बुक खोल लो यूपी के PYQ, खाना खा रहे हो यूपी के PYQ देखते रहो। PYQ से थीम्स रिपीट होती हैं, PYQ से थीम्स और क्वेश्चंस सब रिपीट होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराओ मत, सब आपको आता है। और तीसरी चीज़ जो करनी है वो ये करनी है कि करंट अफेयर्स में जितना आपने अब तक पढ़ा है ना, बस उसको बार बार रिवाइज़ करो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को, अब कुछ भी नया मिले तो मत भागो, ठीक है। अगर आपने हमारा CAC पढ़ा है तो उसको कम से कम 3 बार रिवाइज़ कर लो। अगर आप वीडियोस देख रहे हो हमारे तो उनको अच्छे से देखो, ठीक है, नॉकआउट सीरीज़ वाले, ठीक है। और आई दृष्टि वाले वीडियोस तो ज़रूर ही देखना। आई दृष्टि और ये अगर मिल गया ना तो ये मैजिक फार्मूला है आपकी सक्सेस का, क्योंकि क्वेश्चंस इसके बियॉन्ड आने ही नहीं है। दैट्स वाई सर ने जो आई दृष्टि पढ़ाई है यूट्यूब पे, वो बहुत छोड़ छोड़ के पढ़ाई, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे CAC में ऑलरेडी कवर्ड है और कुछ चीज़ें उनको पता है कि वो सेग्रीगेट करनी है, वो फिल्टर करके देनी है। क्लटर थोड़ी सर्व करेंगे हम आपको, आप हमारे स्टूडेंट हो, हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, इसलिए हम फ़िल्टर करके चीज़ें पढ़ाते हैं कि अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ना पढ़ाई जाएँ, ठीक है। जो एग्ज़ाम में आ रहा है सिर्फ वही पढ़ा जाए। अभी देखा ना, सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप भाग रहे हो डिफ़िकल्ट चीज़ों के पीछे कि कहीं इस बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया तो, कहीं वो पूछ लिया तो। वो सिंपल सा फ्रेंच ओपन का मैन सिंगल पूछा है, ठीक है। आप सोच रहे हो कि ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विम्बलडन, सबके आप डबल्स के नाम भी याद कर लो और किसको हराया था उसके नाम भी याद कर लो, तो ऐसे नहीं चलेगा ना काम। आपके ब्रेन की एक कैपेसिटी है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपके ब्रेन की एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी की रेस्पेक्ट करो पहले तो। और जितना उसमें अभी आपने डाला है, जितना आपने उसमें डाला है उस कंटेंट की रेस्पेक्ट करो। और उस कंटेंट की रेस्पेक्ट करते हुए, रेस्पेक्ट करने का मतलब ये है कि उसको बार बार रिवीजन करो उसका, और यही आपको सक्सेस तक ले जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या क्या चीज़ें बताई, श्योर शॉर्ट टॉपिक्स का मल्टीपल रिवीजन, करंट अफेयर्स के बेसिक्स, ठीक है। और डरो मत, एग्ज़ाम में अभी 7-8 दिन है, अच्छे से अपने सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स को, जो भी उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो हमारे श्योर शॉर्ट सीरीज़ में हैं, उन सबको अच्छे से रिवाइज़ कर डालो एक बार, ठीक है। और बाकी हम अभी आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम डेली आपको उन टॉपिक्स के शॉर्ट्स वीडियोस देंगे 2-2 मिनट के, जो आपको याद होने में दिक्कत होती है, तो वो हमारी तरफ से डेली आते रहेंगे, ठीक है। बाकी आप कमेंट बताओ आपको क्या हेल्प चाहिए हमसे, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी याद रखना कि लास्ट मोमेंट पे अभी कुछ नया मत पढ़ो कि मैंने ये नहीं पढ़ा, ठीक है, अरे मैंने वो अवार्ड्स नहीं पढ़े। अब जितना पढ़ लिया बहुत है, अभी रिवीजन का टाइम है, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हो 150 क्वेश्चन में से आपको 150 सही करके नहीं आना है। आपको वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो ईजी क्वेश्चंस हैं और जो सबको आते हैं, जो ईजी क्वेश्चंस हैं और जो सबको आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ढूंढने हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। याद रखना मेन चैलेंज ये है। और ऐसे क्वेश्चन आप तभी ढूंढ पाओगे जब आपका माइंड काम होगा, और माइंड काम तब तो रह नहीं सकता कि आप हफ्ते भर ये ढूंढते रह जाओ और आप क्या पढ़ो, ये कहाँ से पढ़ो, वो कहाँ से पढ़ो। माइंड काम तभी रहेगा जब आप एक बार सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लोगे और एग्ज़ाम हॉल में कॉन्फिडेंटली जाओगे कि येस, जो सबको आता है वो मुझे भी आता है, ठीक है। तो अगर मैं जो हूँ नहीं पास होऊंगा तो कौन पास होगा, अगर जब सबको आता है तो मुझे भी आ रहा है, तो मैं वो चीज़ें भूलूंगा ही नहीं। शायद लोग भूल भी जाएँ, मैं तो नहीं भूलने वाला, ठीक है। और ये जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए हैं ना, ये लगभग 100 क्वेश्चन थे BPSC के, ये जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं लिस्ट, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो इसकी PDF भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो याद रखना कि अब जो है टाइम ज़्यादा नहीं है, 7-8 दिन का टाइम है, ठीक है। इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, अपनी पॉजिटिविटी का ध्यान रखो, पॉजिटिव रहना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अच्छा सा खाओ पियो और मन लगा के एक बार सब कुछ अच्छे से रिवाइज़ कर डालो, बिल्कुल ईजी चीज़ें,
बिल्कुल सिंपल सी ईजी चीज़ है, ठीक है। वीडियो अगर आपको लग रहा है बुक खोलने में दिक्कत है तो वीडियोस देख के रिवाइज कर लो, लेकिन करो, कैसे भी करो, ठीक है। PYQs मस्ट हैं, PYQ यूपी के बार बार कह रहा हूँ मैं, एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यही काम आएंगे एग्जाम में, यही हैं जो आपको 10-15 मार्क्स बाकियों से एच पे रखेंगे, और यही हैं जो अगर आपने गलत कर दिए तो आपको किक आउट कर देंगे एग्जाम प्रोसेस से। तो याद रखना PYQs को रिवाइज कर लो, 7-8 दिन कम नहीं होते हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंस रखो, ऐसे जाओ कि आपने 10 बार प्रीलिम्स निकाल रखा है। कॉन्फिडेंस ये रखो कि आपने प्रीलिम्स को ऑलरेडी 10 बार क्वालिफाई कर रखा है, इस बार 11वीं बार क्वालिफाई करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में जाओ। बाकी लास्ट में मैं हरिवंश राय बच्चन की उन लाइन्स के साथ आपको छोड़ते हुए जाता हूँ कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट, एंड वी आर ऑलवेज विद यू। थैंक यू।